हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य मैथ्स क्लासेज पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है, लिखा हुआ भी है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा सेट। अपना आज का टॉपिक क्या होगा? सेट। हिंदी में इसको समुच्चय बोला जाता है। शुरुआत करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। समुच्चय बोलते किसको है? समुच्चय सामान्य जीवन में अपन क्या क्या देख सकते हैं जिसको समुच्चय के अंदर रख सकते हैं। आइए उसी पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले जिस गणितज्ञ ने सेट के बारे में बताया उनका नाम अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जानकारी के लिए कि जो सेट अपन पढ़ रहे हैं वो किसने दिया। तो उन गणितज्ञों का नाम था जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर। इन गणितज्ञों ने सबसे पहले क्या बताया? सेट के बारे में बताया। और इन्होंने एक क्या दी? परिभाषा भी दी थी। उस परिभाषा को अपन एक बार पढ़ ले। मैं लिख लेता हूँ एक बार। क्या दिया इन्होंने कि हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त समस्त निश्चित था सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। देखो, सुस्पष्ट, एक निश्चित और एक समस्त और एक वस्तुओं का संग्रह। जॉर्ज कैंटर का वस्तुओं का संग्रह से अभिप्राय यह था कि आप जो भी वस्तुएं ले रहे हो, जैसे मान लो ये कुछ वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का जो ग्रुप होता है ना, वो ही ग्रुप क्या कहलाता है? वस्तु का संग्रह कहलाता है। फिर एक बार इसको हटा देता हूँ ब्रैकेट को। ये क्या कहलाया? वस्तुओं का संग्रह कहलाता है कि आपने बहुत सारी वस्तु को आप क्या कर लिए, एक जगह इकट्ठा करना, वो क्या हो गया? वस्तु का संग्रह हो गया। फिर इन्होंने बताया कि सुस्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आपने वस्तुएं ली है वो क्या होनी चाहिए? सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है सुस्पष्ट का? इसका अर्थ ये है कि जो वस्तुएं हैं वो क्या होनी चाहिए? एक नहीं होनी चाहिए। यानी एक नहीं होने का मतलब ये हुआ कि सारी वस्तुएं क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सभी एक ही प्रकार की वस्तुएं ले ली और उसका सेट बना दिया। नहीं, ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। वस्तुएं आप ले रहे हो तो सारी वस्तुएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने बताई कि वो निश्चित होनी चाहिए। निश्चित होने का अर्थ जो जॉर्ज कैंटर का ये था कि जो वस्तुएं आपने ली है वो उस संग्रह से संबंधित भी है या नहीं है, ये इसकी जांच करनी चाहिए। संग्रह से संबंधित होनी चाहिए। संग्रह से संबंधित होने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो आपने क्या लिया, बॉल्स ली। आपने अलग अलग प्रकार की बॉल ले ली, जैसे एक ब्लू ले ली, रेड ले ली, ब्लैक ले ली या ऑरेंज ले ली। तो इनका आपने क्या बना दिया? सेट बना दिया। सारी के सारे क्या है? अलग अलग है, यानी भिन्न है। उससे संग्रह से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि ये सेट किसका है? बॉल्स का है। ऐसे नहीं कि आप इसके अंदर कुछ
चेस बोर्ड ले लिया आपने, या फिर और कुछ वो ले लिया, यानी ये एक गुण होना चाहिए, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बॉल्स ही होनी चाहिए। इससे निश्चित का जॉर्ज कैंटर का अभिप्राय था। समस्त के बारे में क्या था कि जो अभी बताया वो ही था, गुणों, जो इसका गुण था कि ये सारी क्या होगी, बॉल्स होगी। ये ही क्या है, समस्त से अभिप्राय था। समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तु का संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी कि अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो ये हो गया कि आप जो भी सेट ले रहे हो, आप जो भी समुच्चय बना रहे हो, वो क्या होने चाहिए, उसके अंदर सारे अवयव अलग अलग होने चाहिए और उसी गुण से संबंधित होने चाहिए। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी किसकी, जॉर्ज कैंटर की। लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ, इस परिभाषा के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी सी विवादों के अंदर आ गई। किस कारण से, इस निश्चित वर्ड के कारण। अब निश्चित वर्ड के कारण क्यों आई, इसके क्या कारण था इसका, उन्होंने बताया कि कोई वस्तु निश्चित होगी, इसका आप पता कैसे लगाओगे कि वो सारी वस्तुएं इसके अंदर सम्मिलित हो गई है या कुछ वस्तुएं रह गई है। यानी कि आपने ये क्या बनाया, एक बॉल्स का क्या बनाया, सेट बनाया। उस सेट में आपको पता लगा कि आप कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, अपन तो बहुत सारे कलर बना सकते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ क्या लिया, चार ही कलर लिए। तो क्या जो बाकी का है वो सेट में नहीं आएंगे क्या। तो इसी कारण से ये विवादों में आ गई कि निश्चित का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ वस्तुएं लेकर भी उसका सेट बना सकते हो। तो फिर अगली परिभाषा क्या आई, अगली परिभाषा ये आई कि जो निश्चित वर्ड था और जो समस्त वर्ड था, यानी कि जो समस्त प्लस निश्चित वर्ड था, उसको जोड़ के क्या कर दिया गया, विभेद्य कर दिया गया कि निश्चित का कोई रोल है ही नहीं, इसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं, विभेद्य कर दिया गया। अब परिभाषा क्या बनी कि हमारे अंतर्ज्ञान तथा विचार द्वारा प्राप्त सुस्पष्ट तथा विभेद्य, यानी जो अभी बताया ये कहाँ से आ गया, यहाँ विभेद्य वस्तुओं का संग्रह, वस्तु का संग्रह सेट कहलाता है। अब यहाँ पर सुस्पष्ट का अर्थ वही है कि किसी भी जो आपने वस्तु ली है, वस्तु की क्या नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की क्या नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और विभेद्य का अर्थ यह है कि उसका जो गुण है वो उस गुण से संबंधित होनी चाहिए। तो ब्रीफ के अंदर अपनी जो परिभाषा आती है वो क्या होती है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये आप थोड़ी डेफिनेशन याद रखना, थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो यहाँ से आता है। अपन स्टार्ट करें तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आगे चले तो इसमें कुछ सिंबल्स आते हैं, तो अपन पहले सिंबल्स को पढ़ ले तो अपने आगे आसानी रहेगी। सिंबल्स क्या होता है, कौन कौन से सिंबल्स इसके अंदर यूज होते हैं, देखो पहला आता है ये, आपको पता होगा, इसको बोला जाता है बिलोंग, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या है,
संबंधित है। जैसे कोई अवयव है, एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, यानी कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, तो x क्या है, ए से संबंधित है। x क्या है, ए से संबंधित है। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। या फिर आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, x ए का अवयव है। या फिर आप इसको, और आपको जैसा जैसा सही लगे, जो अच्छा लगे, आप उसको पढ़ सकते हो। x ए की कोई वस्तु है, ए की कोई वस्तु है। या फिर आप इसको और तरीके से, जैसे x ए का कोई सदस्य है। तो ये बिलोंग्स के बारे के अंदर था। फिर इसका समुच्चय अपन पढ़ रहे हैं, तो समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखो समुच्चय का निरूपण, देखो अवयव जो भी होते हैं, एलिमेंट होते हैं, या आप जिसको वस्तु भी बोल रहे हो, अवयव बोल रहे हो, वस्तु बोल रहे हो, या फिर कोई भी सदस्य बोल रहे हो, तीनों एक ही चीज है। अवयव बोल दो, वस्तु बोल दो, सदस्य बोल दो, एक ही बात है। तो अवयव बोल रहा हूँ। अवयव को क्या बोलते हैं, जो अवयव होते हैं ना, उनको क्या कोमा से अलग करके लिखा जाता है। जैसे अवयव छोड़ो, एक बार मैं कोई अवयव ले ही लेता हूँ ना। जैसे कोई अवयव है ए, कोई अवयव है बी, कोई अवयव है सी या डी। ये वस्तु भी आप मान सकते हो कि ए बी सी डी कोई वस्तु है। जब इनको आप समुच्चय बनाओगे तो इनको कोमा से अलग करके लिखोगे। फिर समुच्चय, ये तो आपने अवयव को अलग बताने के लिए लिख दिया, लेकिन समुच्चय है इसका कैसे पता लगेगा, इसलिए ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये सारे अवयव लिखे जाते हैं। इस कोष्टक को क्या बोला जाता है, सेट का कोष्टक बोला जाता है। जहां भी आपको ये वाला कोष्टक दिखे ना, तो ये क्या है, आपको सेट के बारे में बता रहा है, यानी सेट से संबंधित है, ये समझ लेना जहां भी ये कोष्टक आ जाता है। फिर अगली बात क्या है कि जो आपका सेट है उसको बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। सेट को बड़े अल्फाबेट अक्षर से लिखा जाता है, बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे आपका कोई सेट है, ए है या बी है या सी है या डी है, तो इनको जो अल्फाबेटिक जो बड़े अक्षर होते हैं ना, उनसे लिखा जाता है पूरे सेट को। तो इसको जैसे मान लो ये कोई सेट है, ए है, ठीक है, तो इसको बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। फिर जो एलिमेंट होते हैं या अवयव होते हैं, अवयव को कैसे लिखा जाता है, अवयव को छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे ए बी सी डी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अवयव को किससे, छोटे से, और सेट को किससे लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। अब कोई सेट, जैसे ए है, ए इस सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसलिए अपन ए को क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये मैं बोलूँ कि क्या जेड ए के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, जेड ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये साइन को आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, तो आपका इसका मतलब क्या हो जाता है, जेड ए से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे ए बराबर कोई ए सेट है, यानी बड़े अक्षर से लिखा है, मैंने देखा, ए कोई सेट है, उसके अंदर कोई अवयव है 1 2 3 या 2 5। एक बार ये मेरे को ये बताओ, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है क्या, तो आप बोलोगे कि सर ये यहाँ तक तो ठीक है, ये कोष्टक भी ठीक लग रहा है मेरे को, तो ये
एलिमेंट भी क्या है, ये कोमा लगाकर लिखे हुए हैं, ये भी ठीक है। तो इसका जो करा है वो है ना परफॉर्मा एक तरीके से, वो तो ठीक है। लेकिन इसके जो एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन फिर से 2 आ गया, तो ये क्या है, सेट नहीं है। ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर क्या होने चाहिए, सारे जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी सारे अलग अलग होने चाहिए। यहाँ तो दोनों सेम आ गए, 2 2 सेम आ गया, तो ये तो सेट नहीं हो सकता। फिर दूसरा मैं लूँ कि भाई बताओ कोई सेट है बी, बड़े अक्षरों से लिखा है देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त सभी स्वर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेट तो बी है, ऐसे लिखा, बराबर लगाया, ये कोष्टक लगाया सेट वाला, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त सभी स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O U। अब मैं ये बोल रहा हूँ क्या ये सेट है, तो आप बोलोगे हाँ ये सेट है, क्योंकि ये बाहर का तो सारा सही है, ये A E I O U सारे क्या है, भिन्न है, तो ये भी क्या है, एक सेट होगा, ये सेट नहीं होगा। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके थर्ड एग्जांपल है, कोई सेट है सी, ले लिया, दिल्ली के सभी बुद्धिमान मनुष्यों का संग्रह, यानी दिल्ली के अंदर कितने बुद्धिमान मनुष्य हैं उनका संग्रह अगर लिया जाए, तो मैं क्या उसको सेट में लिख सकता हूँ क्या। तो आप बोलोगे सर हम एक बहुत बहुत दिल्ली के अंदर बुद्धिमान रहते हैं, तो मैं बोलूँगा भाई उनको एक सेट के अंदर इस फॉर्म के अंदर लिख दो मुझे। तो आप बोलोगे सर बुद्धिमान का पैमाना क्या लेना है, उसका IQ का क्या लेना है। तो मैंने बोला भाई अब मुझे नहीं पता, मुझे तो क्या, आप बुद्धिमान का संग्रह दे दो। तो फिर मेरे दिमाग में यही बात आएगी कि पैमाना तो क्या बताओ सर, 90 IQ से ऊपर वाला लेना है, या 150 से लेने वाला है, या 180 वाला लेना है, बुद्धिमान में किसको मानूंगा। तो फिर आप इस समस्या में गिर चुके हो। तो ये क्या है, जहां पर आप किसी का गुण नहीं बता सके, किसी का गुण या प्रगुण भी बोलते हैं इसको, किसी का प्रगुण से आप उसको सेट के गुण नहीं बता सकते हो, तो आप उसको सेट के अंदर नहीं लिख सकते हो। आपको सेट के अंदर लिखने के लिए उसका गुण बताना होगा, बुद्धिमान का क्या गुण होता है ये आपको बताना होगा। 90 से ऊपर सारे बुद्धिमान होते हैं, या 90 से नीचे वाले भी बुद्धिमान होते हैं, या फिर 90 150 से ऊपर वाले बुद्धिमान माने जाएंगे, इसका कोई क्राइटेरिया तो बताओ, नहीं है, तो वो सेट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। जैसे एक एग्जांपल और ले कि भारत, स्वाधीन भारत के, स्वाधीन भारत के सभी राष्ट्रपति का संग्रह। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो लिखा तो जा सकता है कि जो 1947 के बाद में अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे एक संग्रह के अंदर लिखे जा सकते हैं, वो सारे क्या है, अलग अलग है, तो इसका एक सेट बनाया जा सकता है। तो आप जो प्रेसिडेंट हुए हैं, मान लिया P समुच्चय है कोई, तो उसको आप 1 2 3 ऐसे कर करके सभी को, अभी तक जो 15वें राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, तो उनका क्या, उन तक आप सेट बना सकते हो। तो 15वें राष्ट्रपति तक आप सेट बनाओगे तो सभी राष्ट्रपति का एक सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखें कि भारत की सभी राजधानियों का लूँ, सारी राजधानियाँ क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, सभी अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, तो इसका भी सेट बनाया जा सकता है।
तो सभी राजधानियों का समुच्चय भी बनाया जा सकता है। जैसे आप राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। आपने उसको एक सेट में लिख लिया। यूपी की लखनऊ है तो आपको उसको एक सेट में लिख लिया। ठीक है ना। जितनी भी राजधानियां हैं आपके भारत के अंदर राज्यों की, वो सारी किसके अंदर आ सकती है, एक सेट के अंदर आ सकती है। सारी डिस्टिंक्ट होगी, कोई भी सेम नहीं होगी, तो ये क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। फिर मैं अगला जैसे लूँ कि भाई सभी धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह ले लूँ। धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिख लेता हूँ, सभी धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह। ठीक है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह आप ले सकते हो। जैसे शुरुआत कहाँ से होते हैं धनात्मक का, 1 2 3। अब ये क्या जारी है, इन्फिनिटी तक जारी है, ये खत्म नहीं हो रही है। तो अब यहीं से एक नई समस्या उत्पन्न होती है कि उन समुच्चयों को मैं कैसे लिखूं जो इन्फिनिटी है, या उन समुच्चयों को कैसे लिखूं जो आपके परिमित है। को आगे पढ़ेंगे। एक बार अपन क्या करते हैं, समुच्चय का जो निरूपण पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं पूरा। तो देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसे कोई एग्जाम्पल है, दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय। दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय। फिर बी क्या है, बी कोई समुच्चय है 2 से लेके 11 तक, सॉरी 2 से 11 के मध्य की ले लो, 2 से 11 के मध्य की समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। तीसरा मैंने लिया, कोई सी समुच्चय ले लिया, एक परिवार के 3 मनुष्य है, क्या नाम है, राम, मोहन और सोहन का समुच्चय। अब ये तीनों को आप देखना। अब जो पहला समुच्चय है वो क्या है, ए दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय। तो क्या दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय एक कोष्टक के अंदर लिखा जा सकता है क्या, बताओ। आप दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय आप कोष्टक के अंदर लिखने लग गए तो आप ये तो कॉपी खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक कोष्टक के अंदर नहीं लिखा जा सकता, वो नहीं लिखा जा सकता। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेकंड को एक बार चर्चा करते हैं। बी क्या है, 2 से 11 के मध्य समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से 11 के बीच में जितनी भी प्राकृत संख्या कौन सी है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी क्या है 2 से 11 के मध्य में प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन्हें क्या लिख लिया मैंने, एक सेट के अंदर लिख लिया। तीसरा क्या है, एक परिवार के 3 मनुष्य, राम, मोहन और जो भी सोहन लिखा था उनका समुच्चय। तो इनको भी क्या लिख सकता हूं मैं, राम, मोहन और सोहन। लिखने को लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा गुण क्या है भाई। आप बोलोगे गुण तो मैं मुझे नहीं पता, तो गुण जब नहीं पता तो आप राम, मोहन व सोहन को इस सेट के अंदर नहीं लिखोगे। भाई आपने किस आधार पे राम, मोहन, सोहन का सेट बना दिया,
क्या मनुष्य है इसलिए सेठ बना दिया? नहीं, आपने कोई तो गुण बताना ही पड़ेगा। बिना गुण के आप सेठ कैसे बना दोगे? तो राम मोहन सोहन को आप सेठ में कैसे लिख दोगे जब आपके पास कोई गुण ही नहीं है? फिर आगे चले तो एक जिसको सेट के अंदर नहीं लिखा जा सकता उसको किससे लिखा जाएगा? केवल आपको खाली छोड़ देना है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं लिखना ही नहीं है इसके अंदर। जिसको नहीं लिखा जा सकता, जैसे सी वाले को आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं है, कोई गुण बताना पड़ेगा आपको। फिर आगे चले, साइन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल क्या था कि दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय, दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय। तो इसको मैं इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी क्या, ये एक सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। सेट में लिखना चाहूंगा तो लगभग बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन मुझे तो क्या करना है, एक लाइन के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको गुण सहित लिखूंगा। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? उसको लिखने का तरीका ये है कि दिल्ली के सभी छात्रों का समुच्चय के लिए मैंने एक सार्थक लिया, उसको एक्स माना, ठीक है। उस एक्स को उसके गुण सहित लिखा, पी एक्स, एक्स से संबंध ये वाला है पी एक्स। पी एक्स क्या है? एक्स का गुण है। और वो गुण क्या है? गुण ये है कि वो क्या है, दिल्ली का छात्र है, दिल्ली का छात्र है। फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पे, साइन आता है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सच डेट, सच डेट। इसको ये भी बोला जाता है वेर एज, या फिर इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है जबकि, या इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो एक्स इस प्रकार है कि वह क्या है, दिल्ली का एक छात्र है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, इस प्रकार है, ये साइन एक्स इस प्रकार है कि वो दिल्ली का एक छात्र है। इसको मैं सेट के अंदर लिख दिया, और ये सेट कौन सा था, ए था। तो ये ही लिखने का एक तरीका है जब आपके पास क्या हो, एलिमेंट ज़्यादा हो, यानी उसको गुण के रूप में लिखा जाता है। अगर यही चीज़ आपके दो चीज़ें डिपेंड कर रही हो, जैसे जो अपना ए सेट था कि ए दिल्ली का एक छात्र है, ठीक है। बी सेट ये है कि वो आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे? आईआईटी दिल्ली के अंदर भी लगभग 100 से 150 स्टूडेंट होंगे, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे करोगे कि सर लिखना तो वैसे ही है कि एक्स इस प्रकार है कि जो पी ऑफ एक्स है वो क्या है, दिल्ली का एक छात्र हो गया, दिल्ली का एक छात्र है। फिर मैं एक क्या ले लूंगा, कोमा लगा के, ये कोमा का अर्थ क्या होता है, एंड होता है। एंड क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या होता है, आईआईटी दिल्ली का छात्र, आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है, ठीक है। इसको मैंने सेट में लिख दिया। अब आपका पूरा सेट बन गया। कोई भी एक ले लो, कि मैंने जैसे मान लो दिल्ली का एक छात्र है, तो मैंने मोहन ले लिया, ठीक है। मोहन एक दिल्ली का छात्र है, तो यहाँ पर हो गया, उसका गुण क्या हो गया, वो दिल्ली का छात्र है, दिल्ली का एक छात्र है। लेकिन मुझे उसमें क्या करना है, आईआईटी दिल्ली का भी बताना है। तो मैंने एंड लगा कर क्या कर दिया, आईआईटी दिल्ली का भी गुण लिख दिया। तो वो आईआईटी दिल्ली में
पढ़ता है एंड वो IIT दिल्ली में पढ़ता है। वह दिल्ली का एक छात्र है एंड IIT दिल्ली में पढ़ता है। तो x किसके लिए सत्य है, px के लिए सत्य है और qx के लिए भी सत्य है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि x px एंड qx के लिए सत्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि x तभी सत्य होगा जब वो px एंड qx दोनों के लिए सत्य होगा। अभी एग्जांपल करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो है कि नहीं है। देख, अब इसको लिखने के जो निरूपण पढ़ रहे हैं उसी के अंदर अगला टॉपिक ये है कि इसको लिखने के दो तरीके हैं। समुच्चय को लिखने के क्या है, दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो सारणिक फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण विधि होती है एक, समुच्चय निर्माण विधि, और एक सारणिक विधि। इसको ज्यादातर रोस्टर विधि से जाना जाता है, रोस्टर विधि। इसको रोस्टर विधि बोलते हैं, इसको समुच्चय निर्माण विधि बोला जाता है। ये विधियां पढ़ रहे हैं अपन। देखो, अब समुच्चय निर्माण विधि में कौन कौन सी आती है और रोस्टर विधि में कौन सी आती है। रोस्टर विधि में सबसे पहले पढ़ते हैं, जो अपन ने पढ़ भी लिया है, कि जो भी आपके एलिमेंट हैं उनको किससे लिखा जाता है, कोमा लगाकर। अगर एक सेट के अंदर लिखा जा सके तो वो कौन सी होगी, रोस्टर विधि होती है। जैसे 1 2 3, या फिर मैं बोलूँ AEIOU, ये क्या लिख दिया मैंने, सभी को एक कोमा लगाकर एक सेट के अंदर लिख दिया, ये क्या हो गया, रोस्टर विधि हो गई। समुच्चय निर्माण विधि, जो अभी आपने दिल्ली वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरीके से लिखा जाता है, वो समुच्चय निर्माण विधि के अंदर ही किया था। जैसे ये तो आपकी कोष्टक आएगा ही, x इस प्रकार से, x दिल्ली का एक छात्र है। फिर इसी को मैंने क्या लिख दिया था, x px, ठीक है, और ये सेट मैंने a दिया था। तो ये क्या हो गया, px, यहाँ पे आपको गुण बताना होगा कि px क्या है, दिल्ली का एक छात्र है। तो आपको ये जो तरीका हुआ वो कौन सा हुआ, इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर जब होता है तो आपका कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण विधि। जब आपके पास लिमिटेड हो, लिमिटेड एलिमेंट्स हो, अवयव क्या हो, लिमिटेड हो, तब क्या होता है, आपकी ये वाली चीज आती है। अब आपको बोला जाए कि जो अभी पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे उन्हीं को लिखो एक बार। ये दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि x प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सेट है, सेट लिख देता हूँ, सेट है जहाँ x क्या है, 2 से 11 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसको a के बराबर मान लिया मैंने एक बार। तो आप इसको वो किस फॉर्म में लिखना है पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। तो आप इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इसको कोष्टक लगाकर 2 से 11 के बीच में प्राकृत संख्या लिखनी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नहीं है, 11 के बीच में। लेकिन अब आप इसको समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिखना चाहते हो, ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर विधि का। अब आप समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको x लगा कर लिखोगे। x जहाँ x इस प्रकार है, ये इस प्रकार का साइन हो गया,
इस प्रकार है कि x क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रही है, 11 के बीच में। ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गई। ठीक है, अगला जो था कि राम मोहन सोहन वाला, तो राम मोहन सोहन को आप उनमें कोई गुण था नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उनको एक सेट के अंदर नहीं लिख सकते। आपको गुण बताना होगा कि वो किस प्रकार से संबंधित है। राम मोहन सोहन मनुष्य है, इससे थोड़ी संबंधित हुआ, आपको गुण बताना होगा। ठीक है, मनुष्य तो सभी हो गए, क्या उनके अलावा कोई राम मोहन सोहन जो भी होता है, जैसे राम मोहन सोहन ये थे, क्या इनको समुच्चय में लिख सकते हो क्या, राम मोहन सोहन? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई गुण है ही नहीं। क्या किसी और का नाम राम मोहन और सोहन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या वो भी समुच्चय में आ गए? अगर वो समुच्चय में आ गए तो ये वो दोनों एक हो गए, तो आपको गुण तो पता नहीं होगा। तो आगे चले, अब थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करें कि आपको रोस्टर फॉर्म को किसमें चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण विधि के अंदर, समुच्चय निर्माण विधि, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो रोस्टर को किसमें बदलना है, समुच्चय निर्माण विधि के अंदर बदलना है। जैसे पहला एग्जांपल आपके पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, बदलो इसको, सेट ए तो ए रहेगा, ये साइन भी आएगा, एक्स। इस प्रकार है कि एक्स क्या है, देखो आपको 1 2 3 4 5, अब आप एक्स बिलोंग्स टू, मान लिया कि एक बार मैंने एन ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एंड का साइन लगाया, एंड, ठीक है ना, एंड लिखा हुआ है, ये कोमे का अर्थ, कोमा का अर्थ क्या है, एंड है। एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे नहीं लिखूं, हाँ मैं तो ऐसे लिखूंगा, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, और ये 1 से लेके मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आप ऐसे बोलोगे सर ये तो क्या है कि x बिलोंग्स टू जेड में भी तो आता ही है, और मैंने x लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, तो भाई फिर नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया आपके, इसमें सारी नेगेटिव संख्याएं भी आ गई। x बिलोंग्स टू जेड करने पे क्या हो गया, सारी नेगेटिव संख्याएं आ गई। अपने को बिल्कुल सिंपल वे में अगले को समझाना है कि भाई आपको इससे नीचे जाना ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर में ही ऐसा हो सकता है कि नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं आता है, तो 1 2 5 हो गया। फिर एक और एग्जांपल 2 चेंज करने का, जैसे बी ले लिया मैंने, कोई ए आई ओ यू, ठीक है, तो बी को अब मुझे क्या करना है, समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने लिखा एक्स, इस प्रकार है कि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब अपना अगला टॉपिक आता है समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर फॉर्म, ये निरूपण पूरा हो चुका है। इसके बाद में अपन सेट पे चले, कौन कौन से सेट होते हैं, तो नंबर डाल दूं मैं। पहला आपके आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होते हैं फाइनाइट व इनफाइनाइट सेट, कौन से होते हैं, परिमित व अपरिमित समुच्चय, इसको परिमित बोला जाता है और अपरिमित
समुच्चय, दोनों को देखो। देखो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। एलिमेंट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। जैसे ए बराबर 1 2 3, एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, आप इनको गिन सकते हो, गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई सेट है, जैसे कोई सेट बी है, तो उसमें दिया हुआ है आपके कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिख ही नहीं सकते हो। तो आप ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ये अपरिमित समुच्चय होता है। तो अपरिमित समुच्चय जैसे आपके और भी है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, या फिर इंटीजर्स है ना। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो जब परिमित अपरिमित की बात हो ही रही है, तो फिर परिमित समुच्चय की जो गणन संख्या है वो कितनी होगी, यानी परिमित अपरिमित की तो आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, अपरिमित में तो अनंत होती है। तो परिमित की क्या होती है, परिमित समुच्चय की गणन संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। परिमित समुच्चय की ही गणन संख्या होगी, अपरिमित की नहीं होगी। जैसे आपके पास ये क्या है, कोई सेट है 1 2 3, है ना। तो इसकी परिमित संख्या क्या होगी, इसमें जो एलिमेंट है यानी जो अवयव है, अवयव की संख्या ही क्या है, गणन संख्या होती है। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 अवयव है, तो इसकी गणन संख्या कितनी होगी, 3। और लिखा कैसे जाएगा इसको, इसका जो साइन क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा, सेट एक ही है तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या फिर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना होता है, 3 है। जैसे आपके पास कोई अभी पहले वाला एग्जांपल था, मैंने ले लिया कोई 20 समुच्चय ले लिया, AEIOU। तो आपको जब पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसके अंदर नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट कितना होगा, नंबर कितने होंगे, तो आप इसको बोलोगे कि जो एलिमेंट होते हैं टोटल वो ही क्या होंगे, इसके नंबर्स होंगे। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, एन बी, नंबर ऑफ बी कितने हैं, टोटल 5 है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले समुच्चय पे चले, सेकंड वाले पे, वो क्या होगा, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तुल्य समुच्चय क्या होता है, अभी आपने गणन संख्या पढ़ी, नंबर्स पढ़े, नंबर ऑफ सेट पढ़े। तो जिस सेट के, जैसे मान लिया ए कोई सेट है, ए कोई सेट बी है, इसकी जो नंबर ऑफ ए है और इसका जो नंबर ऑफ बी है वो क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, आपका तुल्य समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, एग्जांपल मैंने लिया कि ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट कोई दिया हुआ है, AEIOU, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या हुआ, 5, नंबर ऑफ बी क्या हुआ, ये भी 5, यानी नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। तो ये क्या हो गई, ए एंड बी तुल्य समुच्चय हो गए, ठीक है। अगला जो सेट आता है थर्ड, वो क्या होता है, वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। हाँ एक चीज रह गई, तुल्य समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। जैसे ए व बी तुल्य समुच्चय है तो इसका साइन क्या होता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है,
ठीक है, ये क्या है, ए व बी तुल्य समुच्चय है, तुल्य समुच्चय है। ठीक है, ये बात वहां पे लिख लेना। फिर अगला जो सेट आता है थर्ड, वो कौन सा आता है, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय में क्या होता है, इसको बोला जाता है इक्वल सेट, इक्वल सेट। ये उसी की थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है, तो आप इसको उससे रिलेट करना कि उसमें क्या डिफरेंस है। देखना कि जैसे ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, एक के अंदर आपके अवयव है 1 2 3, और बी के अंदर भी क्या है, आपके अवयव क्या है 1 3 एंड 2। तो आप बोलोगे सर ये तो समान तो नहीं है, क्यों नहीं है, कि सर यहाँ तो 1 3 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 है। तो मैं बोलूँगा समुच्चय के अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके एलिमेंट इधर से उधर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या है, बराबर है। अब हो क्या रहा है कि सेट तो दोनों बराबर बता दिया आपने कि ये भी सेट, ये 3 2 ये 2 3 दोनों एक ही चीज है, बस एलिमेंट की जगह चेंज हुई है, उससे समुच्चय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेट समान है, क्या समान है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, सेकंड वाला भी क्या है, इसके अंदर है, और थर्ड वाला भी क्या है, इसमें है। इसको परिभाषा में बोलूं कि एक के प्रत्येक अवयव, एक का प्रत्येक अवयव क्या हो, एक का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, वह दोनों कंडीशन होगी, बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो, तो ये क्या होंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो ए व बी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों के अवयव समान है। यानी कि मैं नॉर्मल वे में बोलूं कि दोनों एक जैसे दिखे तो क्या है, समान समुच्चय होते हैं। यहीं पे एक सिंबल आता है, एक ये सिंबल और एक ये वाला सिंबल। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी के अंदर तो बोलते हैं इसको सूचित करता है। अपन किसी की तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं कि देख वो देख, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसको सूचित कर रहा है कि उधर देखने के लिए बोल रहा है, यानी उधर सूचित कर रहा है। हिंदी के इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ओर सूचित करा है, दोनों ओर सूचित करने का मतलब ये हुआ कि आप ये भी सत्य होना चाहिए और ये भी सत्य होना चाहिए। जब आप कभी कोई ये दिखे तो दोनों ओर की चीजें आपको सत्य बतानी है, यहाँ पे आप केवल एक ही बताओगे, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, दोनों प्रदर्शित करें, इसको बोला क्या जाता है, इसको साइन ये भी होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। इसको इफ, इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है। ठीक है, ये दो साइन ध्यान रखना है। अब छोटे मोटे जो समुच्चय आते हैं अपने, वो पढ़ते हैं। कौन सा नंबर का था, फोर्थ नंबर। अपने आता है एक शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय बोल दो, या फिर इसको बोल दो रिक्त समुच्चय बोल दो, या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, ये इसको नल सेट, नल सेट बोला जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट फाई से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिस सेट के अंदर, जैसे मान लो कोई ए सेट है, इसको दूसरा डिनोट करना इस प्रकार से लिखा जाता है। मान लिया कोई ए सेट है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है,
कोई भी अवयव नहीं होने का मतलब है कुछ भी नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या होता है, वो नल सेट कहलाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि ए क्या है, ए अमर व्यक्तियों का समुच्चय है, अमर व्यक्तियों का समुच्चय है। तो आप बोलोगे कि अभी तक तो कोई अमर हुआ नहीं है, तो इसको समुच्चय में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको समुच्चय में नहीं लिखा जा सकता, जब कोई अवयव ही नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये इसी प्रकार से रहेगा खाली। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, जीरो, नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपने क्या कर दिया, जीरो क्या है, एक मैथमेटिक्स का एक एलिमेंट है। तो अब ये सारे जो भी है एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे जीरो लिखने का मतलब क्या हो गया, आपने इसको एलिमेंट बता दिया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हो फाइव, क्योंकि फाइव भी यहाँ पे क्या एलिमेंट हो गया, लिखने का अर्थ ही क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आपको इसको खाली ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका शून्य समुच्चय हुआ। थोड़ा सा और इसके बारे में देखें कि एक एग्जांपल और लूं कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय जो दो से विभाजित नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जो दो से विभाजित नहीं होती है सम संख्या। तो आप सोचोगे कि भाई ऐसी कोई संख्या होगी क्या, तो नहीं हो सकती, ऐसी कोई सम संख्या है ही, बनी ही नहीं कि जो दो से विभाजित नहीं हो। तो आपके पास जो आंसर क्या आएगा, वो नल सेट आएगा कि ऐसा कोई नहीं है। या फिर आप इसी को कैसे लिखोगे, फाइव, फाइव का अर्थ क्या है, नल सेट। अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ आ रहा है जैसे पहले समझा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो एलिमेंट हो गया पाई, ये नल सेट नहीं रहा अब, ये नल सेट नहीं रहा, ये कौन सा सेट बन गया, सिंगल सेट बन गया, सिंगलटन। अभी अगला यही होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही तरीका होता है, ठीक है। फिर अगला जो है कौन सा, फिफ्थ नंबर का, वो कौन सा होता है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ये इसको बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो समुच्चय आएगा उसमें केवल एक ही अवयव आएगा। जैसे ए या बी कोई समुच्चय है, आपके एक ही अवयव आएगा, एक, या फिर इसको पांच ले लो ना, बी एक ही अवयव आया। इस पूरे सेट में कितने अवयव है, एक ही अवयव है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सिंगल सेट कहलाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल लूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का ऊंचे, तो वही अभी वर्तमान में कितने प्रधानमंत्री है। आप बोलोगे सर कैसी बात करो, अब प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, जो अभी वर्तमान में मोदी जी है। तो आपके क्या हो गया, एक ही आएंगे, कौन से, ठीक है। और ये क्या है, सिंगल हो गया, तो सिंगलटन सेट कहलाता है। फिर अगला जो सेट आता है अपना, वो कौन सा है, या इसी के बारे में एक बार और एक चीज और बताऊं कि आपने जो अभी पहले पढ़ा था फाइव, वो क्या है, ये सिंगल सेट है, सिंगल टन सेट होगा, क्योंकि इसमें फाइव एज ए एलिमेंट काउंट हो रहा है, ना कि आपके एक सेट की तरह। अगर इसके अंदर एक अवयव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल है, फाइव सेट है, ये क्या है, सेट है, कौन सा, नल सेट है, ठीक है। ये नल सेट है, ये फाइव यहाँ पे क्या है, अवयव है, ये एज क्या एलिमेंट काउंट हो रहा है।
तीसरा अगला सेट जो भी है 6 नंबर, युग्म सेट, युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंग्लिश के अंदर पैर बोलते हैं, पैर सेट। पैर यानी जोड़ा, और जोड़े के अंदर जो भी होंगे वो ही क्या होंगे, और जोड़े में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, यानी जिसमें 2 2 अवयव हो, 2 अवयव वाले सेट क्या होंगे, आपके युग्म समुच्चय वाले आएंगे। जैसे आपके पास ये 1 2 है, या फिर 0 3 है, ये सारे क्या है, पैर सेट कहलाते हैं। एक आता है आपके समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, ये क्या होता है भाई, समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है। देखो परिभाषा इसकी ये है कि यदि कोई सेट है, जैसे मान लो ए कोई सेट है, ए का कोई भी अवयव है, जैसे मान लिया मैंने ए बी सी, ये है, ये सारे क्या है, अवयव है। ए कोई सेट है, ए का कोई अवयव है, ए बी सी, या जिसमें से ए ले लिया मैंने, वो स्वयं भी क्या हो, समुच्चय हो, यानी कि ये खुद भी क्या हो, इसके अंदर समुच्चय आ रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, ए यहाँ समुच्चय का समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय का समुच्चय कहलाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि 1 2 2 5 2 6 8, अब ये क्या है, ये तो समुच्चय का साइन हो गया, और ये फिर से समुच्चय, यानी समुच्चय का समुच्चय हो गया। तो 1 2 क्या है आपके यहाँ पे, समुच्चय का समुच्चय कहलाया। या इसी प्रकार ये 2 5 वाला, और इसी प्रकार ये 2 6 8 वाला। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे 5, ये सा इम्पोर्टेंट है सबसे। देखो 5 क्या है, आपके समुच्चय होता है, 5 समुच्चय होता है, कौन सा, नल सेट वाला रिक्त समुच्चय होता है, और ये खुद एक समुच्चय में आ रहा है, तो ये 5 क्या हो गया, समुच्चय का समुच्चय कहलाएगा यहाँ पे। जैसे एक और एग्जांपल हो, तीसरा सी मान लिया मैंने इसको, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 3, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये तो आपके समुच्चय का समुच्चय है, ठीक है, ये भी समुच्चय का समुच्चय है। क्या ये समुच्चय का समुच्चय नहीं है, ये केवल यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या होगा, आपके एलिमेंट होगा, या ये समुच्चय का समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये केवल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले तो जैसे इसी पहले वाले से ले लेते हैं एक बार कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने लिया, बी कोई समुच्चय ले लिया, एक्स, एक्स जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, मैथमेटिक्स से बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किसको चेंज करना है, किसको, रोस्टर फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में तो आपके सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सारे अलग अलग आएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर तो देखो एम ए टी एच ई, फिर एम ए टी आई ई एस, इससे बना हुआ है। तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले बी, फिर ये वाला साइन, आपने स्टार्ट किया एम से, एम किया, कॉमा लगाया, ए लगाया, टी लगाया, एच लगाया, ई लगाया, फिर एम वापस आ गया। तो अब सारे तो अलग अलग होने चाहिए सेट के अंदर, तो एम नहीं लिखा जाएगा। फिर अगला क्या है, ए है, ए बी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ए पहले से आ गया। फिर टी, टी भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि टी भी पहले से आ गया है। फिर आई, आई नहीं आया तो आई लिख लिया मैंने। फिर सी, सी भी नहीं आया,
और फिर एस। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। सारे जैसे कोई आपको बोले हरियाणा के अंदर बताओ, तो हरियाणा के अंदर भी आप लिखा जा सकता है। तो हरियाणा को कैसे लिखोगे आप, HARY, ए आई गया, एन फिर ए आई गया, तो ये आपके क्या हो गया, सेट हो गया। एक सेट और आता है, तो सारे सेट लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। अपन सेट पे अब कुछ एग्जाम्पल सोल्व करें क्या। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, थोड़ा सा बड़ा है एग्जाम्पल, समझना। एग्जाम्पल है कि एक कोई सेट दिया हुआ है आपके, जिसमें क्या दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x² = 9 तथा, तथा बोलो या कॉमा लगाओ एक ही बात, 2x = 3। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये किस फॉर्म वाला है, लगभग लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लगभग ऐसा है कुछ, px एंड qx। ठीक है, तो आपको वहां पे बताया गया था कि x जो होता है वो px और qx के लिए, दोनों के लिए सत्य होना चाहिए। तो आपने इसको देखा कि भाई x² = 9 सोल्व किया, x = +-3 आए, यानी कि प्लस का 3 एंड माइनस का 3। अब ये x इसके लिए सत्य है, तो इसके लिए भी होना ही चाहिए, नहीं होगा क्या। तो आप जो 2x = 3 है, उसमें आप एक बार +3 मान रखो, +3 रखा, 6 = 3, यानी कि ये तो बराबर नहीं आया। फिर माइनस का 3 रखा, तो माइनस का 6 = 3, यानी कि ये भी नहीं आया। तो क्या ये सेट होगा क्या, जब आपका कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, यानी कि पी एक्स के लिए तो सत्य है लेकिन क्यू एक्स के नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। सेट के अंदर एक भी अवयव ऐसा नहीं आया है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये कौन सा सेट हो गया, आपके रिक्त सेट, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट हो गया, रिक्त सेट हो गया, क्योंकि एक भी अवयव अपने को ऐसा नहीं मिला जो दोनों को संतुष्ट करें। फिर अगला जैसे एग्जांपल लूँ, कोई सेट ले लिया मैंने, x x² - 5x + 6। सेकंड इसके अंदर ही दिया हुआ है qx, ये भी वही फॉर्म आ गया कि x px एंड qx। तो ये दोनों के लिए सत्य होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, x² - 5x + 6 = 0, इसको सोल्व किया। सोल्व करने पे मेरे पास क्या है, x - 3 x - 2, यानी कि 3 एंड 2। तो इसके लिए भी सत्य होगा, इसके लिए सत्य होने के लिए क्या है, दोनों के लगभग लगभग एक बराबर आना चाहिए, या फिर मैं 3 और 2 को इसके अंदर पुट करूंगा। तो 3 x = 3 पुट किया तो 6 - 6 0 आ गया। 2 पुट किया, 4 - 6 -2 आए। कौन सा हुआ, आपके 6 - 6 वाला, यानी कि x = 3 क्या कर रहा है, इस सेट को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसमें कितने अवयव हो गए, एक ही अवयव हुआ, कौन सा, 3 वाला। आ रहा है समझ में। जब एक अवयव होता है वो कौन सा सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट। ठीक है, एकल समुच्चय जैसे बोलते हैं, एकल समुच्चय। सी कोई एग्जांपल मैंने लिया, x बराबर बराबर कहाँ से आ गया, x इस प्रकार है, x² = 25। अब ये आपके कैसा है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, यानी x के लिए सत्य होना चाहिए। x² = 25 को मैंने सोल्व किया, x बराबर +-5 आया, यानी माइनस का 5 एंड 5। क्या ये इसके लिए सत्य है, हाँ सत्य है भाई, क्योंकि दो ही अवयव है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -5 एंड 5। कितने हैं, दो अवयव है, और दो अवयव वाले को क्या बोला जाता है, पेयर सेट। ठीक है, अगला देखो
डी, कोई सेट लिया मैंने एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये वही प्रकार आ गया पी एक्स वाला। तो इसको सोल्व किया आपको, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 बराबर 0, 3 एंड 1। तो c के अंदर कौन से अवयव आ गए, 1 एंड 3। कौन सा सेट हुआ, पैर सेट हुआ। एक और ले लिया मैंने, जैसे एग्जांपल x 2x माइनस 6, या यहाँ पे या दिया हुआ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक क्या था, आपके एंड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, या दिया हुआ है, यानी कि ये संतुष्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, एक संतुष्ट होना चाहिए। इसको मैं देखो अलग पेज पे ले लेता हूँ। कौन से नंबर का था, ई था ना, ई एक्स 2x माइनस 6 या x बराबर 1। अब देखो अपना जो अपन ने पढ़ा था वो इस प्रकार का पढ़ा था कुछ, कि पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो ये x जो जो भी आप निकालोगे वो इसके लिए भी सत्य होना चाहिए, इसके लिए भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है, तथा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अपना वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। तो यानी अगर वो इसके लिए सत्य हो रहा है तो इसके लिए होने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो इसके लिए सत्य हो रहा है तो इसके लिए होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने निकाला 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आया 3, और x बराबर इधर क्या है 1 है, यानी 3 तो संतुष्ट हो ही रहा है। तो एक तो क्या हो गया 3, और एक 1 हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है 1, तो इसके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन खुद तो हो ही रहा है ना एक के लिए। तो ये इसमें क्या हो गया 3 एंड 1, इसका एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट कौन से आएंगे 3 एंड 1। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सेट के बारे में। अगली जो क्लास होगी वो इसी पर ही होगी, लगभग लगभग इसकी 4 क्लास में अपन सेट को ख़त्म करेंगे। जो अगली क्लास होगी आपकी कौन सी, सब सेट के बारे में अपन चर्चा करेंगे।